वादा किया गया, लेकिन अभी तक वो वादा भी पूरा नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं दिया गया है। मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक चुने हुए एमएलए को गिरफ्तार करना कानून का गलत इस्तेमाल है। I fail to understand why it hasn't been done, but we continue to push. We believe that this promise must be kept and the elected government must be empowered the way the people want it to be. Linked to this is obviously the decision to arrest an honorable MLA. Whatever complaints might have been there about the conduct of the MLA, the law that you have used to detain him is absolutely, as I said, a misuse of that law and an excessive use of force against an elected representative. He should never have been arrested under this law, and the sooner he is released, by all means, if you have a complaint about his conduct, take it up with the Speaker of the Assembly. There are other ways to do it. But detaining him under the draconian Public Safety Act, where he is not eligible for bail for at least 6 months, is definitely an excessive use of force. और इसी पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाया और कहा कि मेराज मलिक मामले में चीफ मिनिस्टर उमर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्णायक यानी फैसला कुन कदम उठाने के बजाय सरकार सिर्फ निंदा जारी कर रही है, सिर्फ मजम्मती बयान जारी कर रही है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि चीफ मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने मांग की कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तुरंत असेंबली का सेशन बुलाएं। पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि मेराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया और हमारे वजीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूंगा। वहीद परा के खिलाफ नोटिस निकाला, मतलब ही इज ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाकये का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो मेराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती। उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं जिनके पास, जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। और डोडा के एमएलए मेराज मलिक के रिश्तेदार कठुआ जेल के बाहर पहुंचे और मेराज मलिक जो विधायक है वो जेल के अंदर हैं और उनका पूरा हालचाल लेने के लिए उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार पहुंचे थे। जेल इंतजामिया ने वहां पर सिक्योरिटी काफी सख्त कर रखी है। इस बीच एमएलए के जो हिमायती हैं और जो उनके घर वाले हैं उनकी सलामती और जल्द रिहाई की उम्मीद जताई जा रही है। इलाके में तनाव जो है वो लगातार बरकरार है, लेकिन पुलिस ने अमन बनाए रखने की अपील की है। और पापोर के एमएलए हसनैन मसूदी ने असेंबली स्पीकर की तरफ से वहीदुर रहमान पन्ना को जारी किए गए समन का एहतराम करने की बात कही और कहा है कि हर जो मेंबर होता है उसका ये फर्ज है कि वो उसका एहतराम करे। हसनैन मसूदी ने पुलवामा के काकापुरा में कहा कि एमएलए मेराज मलिक की गिरफ्तारी जैसी हाल की जो वाकयात हैं वो काफी अफसोसनाक हैं। उन्होंने ये भी कहा और हैरत अंगेज बताया, उन्होंने कहा कि काफी अफसोसनाक भी है और हैरत अंगेज है। उन्होंने ये भी कहा कि वहीदुर रहमान पन्ना के बयान में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई कि पीडीपी एमएलए अपना जो सपोर्ट है वो जारी रखेंगे। हसनैन मसूदी ने सभी मेंबर से सब्र, तहम्मुल और एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ काम करने की अपील की है। या जबकि इदारों की बात की जाए,
हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए और हर एक को एहतराम करना चाहिए। स्पीकर का ये भी एक एहतराम है। और दूसरी बात है, देखिए कितने बखूबी उन्होंने, इम्पार्शली उन्होंने, गैर जानिबदाराना तरीके से उन्होंने आज तक हाउस को चलाया। वो हाउस के कस्टोडियन है और उन्होंने हमेशा हमेशा इम्पार्शली हाउस को चलाया और गैर जानिबदाराना तौर पर हाउस को चलाया। तो ये मुनासिब नहीं था कोई ऐसी तबसरा करना। तो जाहिर सी बात है, ये उनसे कहा गया कि वो अपनी जो पोजीशन है वो वाजे करें। और मुझे ये उम्मीद है वो इसको कोई इशू बनाए बिना वहीद साहब भी इसका जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि नहीं, जो बात नहीं करनी चाहिए थी उसके लिए अपनी अफसोस का इजहार करें। और लेह में जिला अध्यक्ष स्टैनजिन चेस्पोल के नेतृत्व में यानी उनकी क़यादत में बीजेपी पार्षदों ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संदीप पांडे की आलोचना करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर उनके बयानों से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। बीजेपी ने जोर देकर कहा कि मरकजी हुकूमत और लद्दाख के जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो तर्जुमान हैं, उनके बीच, जो नुमाइंदे हैं, उनके बीच बातचीत को कामयाब बनाने के लिए प्रतिनिधि निकाय को गैर राजनीतिक और निष्पक्ष होना चाहिए। वहीं वांगचुक ने आंदोलन को खत्म कर संवाद का रास्ता अपनाने की अपील वांगचुक से की गई है। सबऑर्डिनेट सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अभी फिर से आज ही ये जो पोर्टल है वो खोल के करेक्शन के लिए भी दिया हुआ है कि जिन जिन यूथ्स को प्रॉब्लम है कि किसी का नाम गलत डल गया या फोटो गलत डल गया, वो करेक्शन कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, यूथ से अपील करना चाहते हैं, आप प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं कारगिल वालों को मैं सराहना करता हूँ कि कारगिल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लेह में हो रहा है जो करना है। भूख हड़ताल लेह में, अनशन लेह में, पद यात्रा लेह में, सब कुछ लेह में करेंगे तो लेह के लोग जाएंगे कहाँ? ना तो इधर जॉब मिलने वाला है, बिजनेस का जो है उसको भी इश्यू हो रहा है। टूरिज्म देख लीजिए, इस बार डिक्लाइन हो रहा है, और भी बहुत सारे इशू हैं। हम यही अपील करते हैं, इश्यूज हैं, इश्यूज होंगे और इस डेमोक्रेसी में हमेशा होते हैं। तो हम ये अपील करना चाहते हैं पूरे लद्दाख से, सोनम वांगचुक जी से भी अपील करना चाहेंगे, फास्ट अनटू डेथ। जैसे आपके केडीए के लोग ने कहा कि हटाइए, हम भी कहते हैं हटाइए। और दूसरा चीज़ हम ये कहते हैं, टॉक में डिरेल होने की बात करते हैं। टॉक में डिरेल ये बोलूँगा कि टॉक अच्छी तरह चल रहा था, इंटरनल इश्यूज की वजह से कुछ भी हो सकते हैं। हमारे कंपीटिंग इंटरेस्ट में बार बार कहूँगा, तुफसान सिवांग जी जो चेयरमैन थे हमारे पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे, पूरे डेलीगेशन को होम मिनिस्ट्री में, उनको जानबूझ कर रेजिग्नेशन दिलवाया। और उस रेजिग्नेशन लेटर में बार बार कहूँगा, कंपीटिंग इंटरेस्ट, कंपीटिंग इंटरेस्ट, कंपीटिंग इंटरेस्ट। एक जगह पे कोई भी डेलीगेशन भेजते हैं, उन डेलीगेशन का दायित्व होता है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, सब तो नहीं जा सकते हैं। होम मिनिस्ट्री में पूरा लद्दाख जाएगा तो कैसे जाएगा? एक ग्रुप भेजा है, वो ग्रुप ने जो उन्होंने डिसीजन देना, उस पे हमें ठहरना होगा, उसी पे अमल करना होगा, उसी में उनको ग्रुप को भी कॉन्फिडेंस देना होगा। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव अशोक कौल ने न्यूज 18 JKLA से खास बातचीत में कहा है कि मोदी हुकूमत कश्मीरी पंडितों के लिए एक बड़ी बाज़ाबातकारी के मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी के इसका जो मसला है, इसके मुस्तकिल हल के लिए जो इसकी चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है, उसको शुरू कर दिया गया है। अशोक कौल ने माना कि कश्मीरी पंडित पिछले 37 सालों से पीड़ित हैं और किसी भी बड़ी योजना से पहले समुदाय को यानी कम्युनिटी को यकीन में लिया जाना ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं अशोक कौल, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 37 साल पहले एक किलिंग हुई और उसके बाद विस्थापन शुरू हुआ। उस टाइम आप श्रीनगर में थे, उस मेमोरी को आप किस तरह से याद करें जब टीकालाल टपलू की शहादत हुई? क्योंकि उसके बाद ही कहा जाता है कि एक प्रोसेस शुरू हुआ माइग्रेशन का। मैं उस समय श्रीनगर में नहीं था। मैं 1985 से श्रीनगर से आया था और मैं उस समय किश्तवाड़ में था। जब मुझे ये घटना का पता लगा तो बड़ी दर्दनाक घटना थी। मैंने टिकलाल जी के साथ संघ का काम किया है, वो संघ के स्वयंसेवक थे, मैं भी संघ का स्वयंसेवक बना। हमने इकट्ठे काम किया है और वो हमारे बड़े थे, इसलिए वो कुछ बातें जो है संघ को चलाने के लिए, संघ का काम करने के लिए बताते भी थे। उन बातों को हम फॉलो भी करते थे, उनका कहने को हम सम्मान भी करते थे।
टिकलाल टेपलू कश्मीर के एक आवाज़ थी। वो आवाज़ कश्मीर की उन्होंने ख़त्म कर दी। यही शायद उन टेररिस्टों का था कि भाई हम कश्मीर में किसी भी प्रकार की भी राष्ट्रवादी शक्ति जो है, राष्ट्रवादी आवाज़ जो है, उसको हम चुप करा लें। और उसीलिए उन्होंने उस राष्ट्रवादी ताकत को चुप कराने का काम टिकलाल जी से ही शुरू किया। और टिकलाल जी के बाद लगातार ऐसे जो हमारे कार्यकर्ता थे, ऐसे जो लोग थे जो बेबाक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे देते थे, भारत माता की जय बोलते थे, उनको उन्होंने एलिमिनेट किया, उनको उन्होंने शहीद किया है और उनको याद करती है। और आज के दिन जब उनको याद करती है तो सारे शहीदों को जो कश्मीर में शहीद हुए हैं, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, ऐसे सब शहीदों को भारतीय जनता पार्टी आज के दिन याद करती है। लेकिन जो कश्मीरी पंडित का एक बड़ा आपका एजेंडा था, तो ये कहीं ना एजेंडा है, ये भी पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे आगे ये भी पूरा हो जाएगा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस लेना है और उनके शर्तों पे वापस लेना है। ये एजेंडा भी पूरा भारतीय जनता पार्टी करेगी। लास्ट में जो पीएम पैकेज में जो काम करते हैं कश्मीर में, उनके जो अलॉटमेंट्स हैं, क्वार्टर्स की कंस्ट्रक्शन है, वो भी थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा है। अभी वो जो कश्मीर में पीएम पैकेज में काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे वहाँ नहीं है। उनकी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। वो बड़े विकट परिस्थितियों में वहाँ रह रहे हैं, बेचारे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी हालत सुधरे, उनके भी हालात ठीक हो जाए, उनकी भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी हो। लास्ट में सर छोटा सा ही कि कश्मीरी पंडित ये भी कह रहा है कि अगर भी कोई भी रिहैबिलिटेशन का या रिटर्न का कोई मॉड्यूल बने, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए पहले, उनको कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल उनके साथ बातचीत के बाद ही रिहैबिलिटेशन का पैकेज घोषित किया जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया।